इतिहास के अनूठे संसार में आपका स्वागत है दोस्तों। इतिहास पाठ में हम कुषाणों की बात करेंगे। मेरे पास जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनैतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर वीसी पांडे ने। मित्रों, कुषाणों के सिलसिले में अब तक हम 2 बार मिल चुके हैं और आज तीसरी बार मिल रहे हैं। पिछले अंक में हम कनिष्क की तिथि की बात कर रहे थे और हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि 78 ईस्वी में कनिष्क सिंहासन पर बैठा था। कनिष्क ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जो चीनी तुर्किस्तान से लेकर पूर्व में कम से कम सारनाथ तक विस्तृत था। इस कुषाण साम्राज्य के साथ साथ तत्कालीन संसार में 3 अन्य साम्राज्य भी थे: पार्थिया साम्राज्य, चीनी साम्राज्य और रोमन साम्राज्य। प्रथम 2 के साथ कनिष्क के संबंध शत्रुतापूर्ण थे, लेकिन तीसरे के साथ मित्रतापूर्ण थे। यानी पार्थिया साम्राज्य और चीनी साम्राज्य के साथ कनिष्क के संबंध अच्छे नहीं थे और रोमन साम्राज्य के साथ उसकी मित्रता थी। पार्थिया साम्राज्य और कुषाण साम्राज्य की सीमाएं एक दूसरे से मिली हुई थी। पार्थिया का एरियाना प्रदेश इस समय कुषाणों के अधिकार में था। स्वाभाविक है कि पार्थिया अपने इस प्रदेश को पुनः हस्तगत करने का अवसर खोज रहा होगा। शत्रुता का दूसरा कारण व्यापारिक था। व्यापारिक दृष्टिकोण से बैक्ट्रिया की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण थी। यहाँ से भारत, मध्य एशिया, चीन आदि के लिए व्यापारिक मार्ग निकलते थे। बैक्ट्रिया पर कनिष्क का अधिकार था। यहाँ से जाने वाले व्यापारिक मार्गों पर भी उसी का प्रभाव था। यह प्रभाव पार्थिया को खलता था। अपनी समृद्धि के लिए वह मुख्य व्यापारिक मार्गों पर अपना प्रभाव जमाना चाहता था, खास तौर से एशिया के मुख्य व्यापारिक मार्गों पर, क्योंकि एशिया के व्यापारिक मार्ग ही पार्थिया से जुड़ते थे। पार्थिया और कनिष्क का युद्ध हुआ, इसका साक्ष्य हमें चीनी साहित्य से मिलता है। चीनी साहित्य का कथन है कि नॉन सी के राजा ने देवपुत्र कनिष्क पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इस युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली। कनिष्क ने उसे परास्त कर दिया। नॉन सी का समीकरण पार्थिया से किया जाता है। जिस समय भारत में कनिष्क राज्य कर रहा था, उसी समय चीन में हान वंश का राजा था। यह बड़ा शक्तिशाली और साम्राज्यवादी था। उसके सेनापति पांचाओ ने खोतान, काशगर, कुचा, कारा शहर आदि को जीतकर संपूर्ण चीनी तुर्किस्तान को अपने अधिकार में ले लिया था। अब उसके साम्राज्य की सीमा कनिष्क के कश्मीर प्रांत की सीमा को छूने लगी। चीनियों की इस साम्राज्यवादी नीति से भारत के कुषाण साम्राज्य के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो गया था। इस खतरे से मुकाबला करने का कनिष्क ने निश्चय किया। चीनी तुर्किस्तान को लेकर चीनी साम्राज्य और कुषाण साम्राज्य के बीच झगड़ा पहले से ही चला आ रहा था। चीनी ग्रंथों का कथन है कि 73 ईस्वी में पांचाओ ने काशगर की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप किया और उसके राजा को सिंहासन से उतारकर
अपने समर्थक को वहां का राजा बनाया। सिंहासनच्युत राजा ने यूची राजा से सहायता मांगी, परंतु उसे यह सहायता नहीं मिली, क्योंकि पांचाओं ने यूची राजा को बहुमूल्य उपहार देकर संतुष्ट कर दिया था और उसे चीनी तुर्किस्तान की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। चीनी ग्रंथों से प्रतीत होता है कि कुछ काल पश्चात कनिष्क ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए निश्चित कदम उठाए। उसने चीनी सम्राट के समक्ष अपनी समानता स्थापित करने के लिए यह प्रस्ताव रखा कि चीनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया जाए, लेकिन चीनी सेनापति पांचाओ ने इस प्रस्ताव को अपने सम्राट के लिए अपमानजनक समझा और कनिष्क के राजदूत को बंदी बना लिया। यह सूचना पाते ही कनिष्क ने चीन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और उस पर आक्रमण के लिए 70,000 अश्वारोहियों को भेजा, लेकिन शीत और पर्वतीय मार्ग की अन्य कठिनाइयों के कारण सेना का एक बड़ा भाग नष्ट हो गया। क्षत विक्षत अवस्था में जब सेना खोतान पहुंची तो उसे पांचाओ ने हरा दिया। इस पराजय के बाद कनिष्क को प्रतिवर्ष चीन को कर देने का वचन देना पड़ा। कनिष्क की इस पराजय के समर्थन में एक जनश्रुति का भी उल्लेख किया जाता है, जिसमें कनिष्क कहता है कि मैंने तीनों दिशाओं को अपने अधीन कर लिया है, केवल उत्तरी प्रदेश ही आत्मसमर्पण के लिए नहीं आया है। लेकिन वेनसांग के वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि कुछ समय पश्चात कनिष्क ने अपनी पराजय का बदला ले लिया था। वेनसांग ने लिखा है कि कनिष्क का साम्राज्य सुंगलिंग पर्वत के पूर्व में भी विस्तृत था और पीली नदी के पश्चिम में रहने वाली जातियां उससे भयभीत हो गईं तथा उन्होंने अपने राजकुमारों को कनिष्क के दरबार में बंधक के रूप में भेज दिया। सुंगलिंग के पूर्व के प्रदेश का अर्थ है चीनी तुर्किस्तान, जिसमें यारकंद, खोतान और काशगर स्थित हैं। पीली नदी के पश्चिम की जातियों से चीनी लोगों का तात्पर्य है। इस प्रकार वेनसांग के वर्णन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कनिष्क ने चीनी साम्राज्य पर दूसरी बार आक्रमण किया था और चीनी तुर्किस्तान पर अधिकार कर लिया था। इस विजय के परिणाम स्वरूप पश्चिम में कनिष्क का साम्राज्य यारकंद, खोतान और काशगर तक हो गया। पराजित चीनी सम्राट अथवा उसके किसी सामंत शासक ने कनिष्क की सभा में अपने पुत्रों को बंधक के रूप में रखा था। यह उल्लेखनीय है कि कनिष्क के दूसरे आक्रमण और उसकी विजय का वर्णन केवल वेनसांग ने किया है। इससे अनेक विद्वान इस वर्णन को विश्वसनीय नहीं मानते। टॉमस महोदय का कथन है कि कनिष्क ने चीनी सम्राट को पराजित नहीं किया था और न चीनी सम्राट ने अपने पुत्रों को उसके पास बंधक के रूप में भेजा था। पीली नदी के पश्चिम में रहने वाली जातियों का अर्थ तारिम प्रदेश के राजाओं से है। पीली नदी के पश्चिम में रहने वाली जातियों का अर्थ उन जातियों से है जहां तारिम प्रदेश के राजा शासन करते थे। ये राजा चीनी सम्राट की साम्राज्यवादी नीति से भयभीत थे। उन्हें अपनी स्वतंत्रता के लिए खतरा था, इसलिए वे स्वयं कनिष्क के संरक्षण में आ गए थे।
जहां तक रोम के साथ कनिष्क के संबंध का प्रश्न है, पार्थिया कुषाण साम्राज्य का शत्रु तो था ही, स्वाभाविक है कि उभयनिष्ठ शत्रु के विरुद्ध रोम साम्राज्य और पार्थिया साम्राज्य के बीच मित्रता होती, क्योंकि रोम साम्राज्य या रोमन साम्राज्य भी कनिष्क का शत्रु था। कुषाण काल में भारत और रोम के बीच व्यापारिक एवं कूटनीतिक संबंध बढ़े। दोनों ने एक दूसरे की राजसभा में अपने दूत भेजे। इस प्रकार परिस्थिति में कुछ बदलाव भी आया। कनिष्क एक बड़ा विजेता और साम्राज्यवादी शासक था। उसने अपने शौर्य से न केवल अपने पूर्वगामी से प्राप्त राज्य की रक्षा की, वरन उसका विस्तार भी किया। वेनसांग के विवरण से प्रकट होता है कि मध्य एशिया में उसका साम्राज्य यारकंद, खोतान और काशगर तक विस्तृत था। वेनसांग के विवरण से प्रकट होता है कि मध्य एशिया में उसका साम्राज्य यारकंद, खोतान और काशगर तक विस्तृत था। बैक्ट्रिया कैडेफिसेज के समय से ही कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत था। कुजुल कैडेफिसेज के समय से ही, अतः कनिष्क ने इसे उत्तराधिकार के रूप में विम कैडेफिसेज से प्राप्त किया था। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि बैक्ट्रिया कनिष्क के हाथ से निकल गया था। यही नहीं, बैक्ट्रिया पर कनिष्क के आधिपत्य के कुछ निश्चित प्रमाण भी मिले हैं। उदाहरण के लिए खोतान में एक पांडुलिपि मिली है जिसमें चंद्र कनिष्क को बहलक का राजा कहा गया है। चंद्र कनिष्क का समीकरण कनिष्क से और बहलक का समीकरण बैक्ट्रिया से किया गया है। वारदक यानी काबुल अभिलेख से ज्ञात होता है कि अफगानिस्तान के कम से कम कुछ भाग पर हुविश्क का अधिकार था। अनुमान है कि अफगानिस्तान की विजय स्वयं हुविश्क ने नहीं की होगी। यह प्रदेश कनिष्क के समय से ही कुषाण साम्राज्य में चला आ रहा था। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर कनिष्क का आधिपत्य था। इसी प्रदेश में स्थित नगर पुरुषपुर, जिसे पेशावर कहते हैं, कनिष्क के साम्राज्य की राजधानी था। उसके शासन के 11वें वर्ष का एक लेख जेद्दा में मिला है। वेनसांग से ज्ञात होता है कि कपिशा उसके अधीन था। वेनसांग के विवरण और चीनी ग्रंथों से प्रकट होता है कि गांधार भी कनिष्क के अधीन था। यह इस समय कला का प्रख्यात केंद्र था। इसी के नाम पर एक विशिष्ट कला प्रणाली का नाम गांधार कला पड़ा। इस कला की अनेक कृतियां भी गांधार में प्राप्त हुई हैं। राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि कश्मीर भी कनिष्क के साम्राज्य में था। यहाँ उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। यहीं पर बौद्ध संगीति हुई थी। कश्मीर में कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक एक नगर की स्थापना भी की थी। सुई बिहार अभिलेख से प्रकट होता है कि सिंध कनिष्क के अधीन था। मनिक्याल अभिलेख से पंजाब पर भी कनिष्क का अधिकार प्रकट होता है। टॉलमी का कथन है कि पूर्वी पंजाब पर कुषाणों का शासन था। अनेक साक्ष्यों से कनिष्क का अधिकार उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न भूखंडों पर सिद्ध होता है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और गोरखपुर तक कनिष्क की मुद्राएं मिली हैं। कनिष्क के अभिलेख कौशाम्बी, सारनाथ और श्रावस्ती में मिले हैं। कनिष्क कालीन मूर्तियां भी मथुरा, कौशाम्बी, सारनाथ और श्रावस्ती में मिली हैं। कौशाम्बी से कनिष्क की एक मुहर भी प्राप्त हुई है। तिब्बती ग्रंथों से विदित होता है। तिब्बती ग्रंथों से
विदित होता है कि कनिष्क ने सोकेद यानी साकेत अर्थात अयोध्या के राजा को पराजित किया था। डॉक्टर के सिन्हा और बीपी सिंह ने बलिया जिले के खैराडीह नामक स्थान पर जो खुदाई की है उससे वहां स्थित एक कुषाण कालीन नगर के अवशेष मिले हैं। संभवतः सरयू नदी पर स्थित होने के कारण यह एक व्यापारिक नगर था। इन आधारों पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग कनिष्क के अधीन था, लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उत्तर प्रदेश के किस भाग तक उसका अधिकार था। मुद्राएं और मूर्तियां यात्रियों, व्यापारियों और कलाकारों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकती हैं, अतः इनका साक्ष्य संदेहपूर्ण हो सकता है। परंतु कनिष्क के तीसरे वर्ष का एक अभिलेख सारनाथ में मिला है, अतः इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में उसका साम्राज्य सारनाथ तक अवश्य विस्तृत था। कुछ विद्वान संपूर्ण उत्तर प्रदेश को ही नहीं वरन बिहार को भी कनिष्क के अधीन मानते हैं। बिहार में कनिष्क की मुद्राएं मिली हैं। धर्मपिटक संप्रदाय निदाय सूत्र का कथन है कि देवपुत्र ने होवाबू यानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके उसके राजा को पराजित किया था तथा उससे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मांगी थी। राजा ने मुद्राओं के स्थान पर कनिष्क को विद्वान अश्वघोष, एक विचित्र मुर्गा और महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र दे दिया था। इसी प्रकार कल्पना मंडी टीका के चीनी अनुवाद से प्रकट होता है कि कनिष्क ने सुंग तिएन चाउ यानी पूर्वी भारत पर अधिकार कर लिया था। यहाँ पूर्वी भारत में संभवतः बिहार भी आता है। बोध गया में कनिष्क के वंशज हुविष्क के समय का मिट्टी का एक मूर्ति फलक मिला है। उस प्रदेश पर हुविष्क ने नहीं वरन कनिष्क ने अधिकार किया होगा। कुषाण मुद्राएं वैशाली, बक्सर और कुम्भहार में मिली हैं। पाटलिपुत्र की खुदाई में स्पूनर ने भी कुषाणों की मुद्राएं प्राप्त की थीं। इन साक्ष्यों के आधार पर कुछ विद्वान बिहार पर भी कनिष्क का अधिकार मानते हैं, लेकिन कुछ मुद्राओं, फलकों और जन श्रुतियों के इन साक्ष्यों को संदेहपूर्ण कहा जा सकता है। बंगाल में ताम्रलिप्ति और महास्थान में कनिष्क की एक तथा उसके एक वंशज वासुदेव प्रथम की अनेक मुद्राएं मिली हैं, परंतु कुछ मुद्राओं के मिलने के आधार पर ही बंगाल पर कनिष्क के आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कुछ विद्वान उड़ीसा को कनिष्क के अधीन मानते हैं। उड़ीसा में मयूरभंज, संजाम, शिशुपालगढ़ और पुरी में कनिष्क और कुषाणों की कुछ मुद्राएं मिली हैं। डॉक्टर राखालदास बैनर्जी का मत है कि कुछ ग्रंथों में उड़ीसा पर किसी प्राचीन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। संभव है कि यह आक्रमण कनिष्क ने किया हो, लेकिन ये दोनों साक्ष्य निर्बल हैं। उड़ीसा में कुषाणों की कुछ मुद्राएं व्यापारियों द्वारा पहुंच सकती है या यात्रियों द्वारा ले जाई सकती है। कुछ साक्ष्यों के आधार पर कभी-कभी यह मत भी प्रतिपादित किया गया है कि मध्य प्रदेश पर भी कनिष्क का अधिकार था। बिलासपुर तथा कुछ अन्य स्थानों पर कनिष्क और उसके उत्तराधिकारियों की कुछ मुद्राएं मिली हैं। मध्य प्रदेश में सांची नामक स्थान पर ऐसी मूर्तियां मिली हैं जो मथुरा शैली की हैं तथा जिन पर कुषाण राजाओं के नाम उत्कीर्णित हैं। इनमें एक नाम वास
वासिष्क है। सांची में 28वें वर्ष का एक लेख भी मिलता है, लेकिन ये साक्ष्य निर्णायक नहीं हो सकते। मुद्राएं और मूर्तियां दोनों ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाई और ले जाई जा सकती हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि महाराष्ट्र का क्षहरात वंश तथा गुजरात काठियावाड़ का चष्टन वंश कुषाणों की अधीनता में था, लेकिन इस मत को स्वीकार करने में भी कुछ कठिनाइयां हैं। इन दोनों वंशों के राजा अपनी मुद्राओं और अपने लेखों में कहीं पर भी कुषाणों का उल्लेख नहीं करते, जिससे यह सिद्ध होता है कि ये दोनों वंश स्वतंत्र थे। इन दोनों वंशों के राजाओं ने अपने नाम से मुद्राएं निर्मित करवाई थी, जो उनकी प्रभुसत्ता की सूचक हैं। इन वंशों के राज्य में कुषाण मुद्राओं का प्रसार नहीं था। कुषाण अभिलेखों में इन वंशों का उल्लेख नहीं है। कोई अन्य देशी अथवा विदेशी साक्ष्य भी इन वंशों को कुषाणों के अधीन नहीं बताता। तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कनिष्क का राज्य मध्य एशिया से सारनाथ तक विस्तृत था। इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी पुरुषपुर यानी पेशावर। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। अगले इतिहास पाठ के लिए हम जब तक मिलें तब तक आप अपने इस साथी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।